साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। यदि आप चेक बाउंस केस के अंदर यदि परिवादी हैं तो भी और यदि आप आरोपी हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। दैनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कई बार लोग पैसा उधार लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, एनबीएफसी से लेते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और राशि का भुगतान चेक के जरिए करते हैं। कई लोग फंसे हुए होने के कारण सिक्योरिटी के रूप में चेक देते हैं। तो आज की तारीख में इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा यदि कोई पेंडिंग मामले हैं तो वह चेक बाउंस से रिलेटेड है। चेक बाउंस केस की ट्रायल चलती है, लेकिन मैक्सिमम केसों के अंदर परिवादी जितनी राशि मांग रहा है उतनी राशि का चेक बाउंस नहीं कराया जाता है। अपितु यह सोच के कराया जाता है कि अगर मुकदमा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चला तो हमारा लिटिगेशन खर्चा कितना होगा, एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा, उन सब को काउंट करके चेक लगाया जाता है। कभी कभी चेक बेचे जाते हैं, यानी कि पैसे लेने वाला, लेन देन करने वाला कोई और व्यक्ति है और चेक दे दिया थर्ड पार्टी को जिसे कि आप जानते ही नहीं, और उसने आपका चेक बाउंस करा दिया। कभी आपने सामने वाले व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिया, आपने वो 10,000 चुका भी दिया, आपने ब्याज भी चुका दिया, लेकिन कुछ राशि बाकी रही और सामने वाले व्यक्ति ने आपका 2 से 3 लाख रुपया का चेक बाउंस करा दिया। ऐसे ढेरों मामले आज की तारीख में कोर्ट में हैं, लेकिन परिवादी के मुकदमे लगाने के बाद जब एक्यूज्ड को समन की, बेलेबल वारंट की या अरेस्ट वारंट की तामील होती है तो फिर दोनों पक्ष का राजीनामा करते हैं और केस उठाते हैं। अगर एक्चुअल शर्त पे राजीनामा हो, वास्तविक राशि पे राजीनामा हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन कई बार इसमें जो आरोपी है वह ब्लैकमेल होकर, शिकार होकर, प्रताड़ित होकर कोर्ट के लिटिगेशन से डर के समझौता कर लेता है। तो ऐसे तमाम लोगों को जिनके चेक गलत तरीके से भरे गए, सामने वाला एक्चुअल राशि मांगता ही नहीं है, चाहे वह कोई भी मामला हो, ऐसे मामलों में हम उन आरोपी, उन एक्यूज्ड को यह सलाह देंगे कि आप भूल कर भी राजीनामा नहीं करें। यदि किसी ने गलत किया है तो उस गलत को साबित करो। 138 एनआई एक्ट के केस को जीतना इतना भी आसान नहीं है। यदि एक्यूज्ड को, आरोपी को एक अच्छा वकील मिलता है जो जिम्मेदारी के साथ उस केस को लीड करता है, एक्यूज्ड प्रत्येक तारीख को कोर्ट में अपीयर होता है और वास्तविक तथ्यों से अपने वकील को अवगत कराता है, तो केस जीतना बिल्कुल ही आसान है। एक्चुअली केस को जीतने के लिए जो सबसे बड़ी रणनीति होती है वह होती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, जिरह परिवादी की, जहां एक्यूज्ड का वकील परिवादी से सवाल पूछता है और उन सवालों के अंदर उसने परिवाद में जो जो लिखा है उसका पोस्टमार्टम करता है। परिवाद में, शपथ पत्र में, ऑर्डर शीट पर जो चीज आई वो, और उसके द्वारा लगाए गए दस्तावेज, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चेक हो, रिटर्न मेमो हो, लीगल नोटिस हो, डिलीवरी रिपोर्ट हो, रिटर्न लिफाफा हो, और परिवादी और एक्यूज्ड के बीच जो रिलेशन थे वह बिजनेस रिलेशन थे, फैमिली रिलेशन थे या कोई रिलेशन थे ही नहीं, ट्रांजैक्शन क्या था, इन सारी चीजों पे एक लंबी क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज्ड के वकील द्वारा परिवादी से की जाती है। अब यहां पर एक्यूज्ड यदि क्लीन हैंड से अपने एडवोकेट को सारी स्टोरी बताता है और सारी स्टोरी बताकर उनके लेन देन का क्या तरीका था, क्या मामला था, किस तरीके से उसने पैसा लिया, नहीं लिया, वह सामने वाले को जानता नहीं है तो सामने वाले के पास चेक कैसे आया, चेक उसने कब दिया, पैसा कब लिया, कितना दिया, किस माध्यम से दिया, किस माध्यम से लिया, इन सारे मुद्दों पर यदि वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, बैंक स्टेटमेंट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कॉल डिटेल हो,
और कोई लिखा पढ़ी हो, डायरी के अंदर एंट्री हो, उन सारी चीजों को यदि एक्यूज्ड अपने एडवोकेट्स को बताता है और एडवोकेट्स एक अच्छी तैयारी करके यदि केस को लीड करते हैं, कई बार एडवोकेट्स चलो फाइल आई, जीरा करनी है, उसी दिन फाइल खोली और 2, 4, 8, 10, 20, 50 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन उसकी जगह यदि एडवोकेट प्रॉपर रूप से उस केस को हैंडल करे, वह उस फाइल की डिटेल स्टडी करे, उस फाइल के लूज फॉल्स निकाले, रियल स्टोरी से जो स्टोरी लिखी गई है उनका मैचिंग करे और उसके आधार पर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों के बीच पहचान का, दोनों के बीच जो रिलेशन मेंटेन है वो का, कब से इनकी पहचान थी और कब से इनका आपस में संपर्क नहीं है वो, चेक के मैटर में, फाइनेंशियल कैपेसिटीज के मैटर में कि क्या परिवादी के और कोई केस चल रहे हैं, क्या परिवादी ने इतना पैसा दिया है तो उसको प्रमाणित करने का साक्ष्य क्या है। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पूछी जा सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन में कम से कम किसी भी मामले में 100 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। और जहां भी परिवादी मिस होता है, उस चीज का अपने पास होना नहीं बताता है, वहां 91 की एप्लीकेशन लगती है। अगर लेखनी में अंतर है तो जांच कराए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराने जाने की एप्लीकेशन लगती है। यदि इस मामले में कोई दूसरा व्यक्ति गवाह है तो उस गवाहों को तलब कराए जाने की एप्लीकेशन लगती है। परिवादी ने नोटिस भेजा, किस स्थान पे भेजा, कहां भेजा, कैसे मिला, नहीं मिला, इस बारे में डिस्कशन की जाती है। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन थे वो रिलेशन किस रूप में इस तरह के थे कि उसके द्वारा राशि दी गई, इन मामलों में चर्चा की जा सकती है। फाइनेंशियल कैपेसिटीज के अंदर क्या व्यक्ति इतना सक्षम था कि उसने ऐसा पैसा दिया, उस पैसे को उसने कहां कहां शो किया हुआ है, इस बारे में चर्चा की जा सकती है। इनकम टैक्स ऑफिसर को तलब किया जा सकता है, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट तलब किए जा सकते हैं, उसका स्टेटमेंट तलब किया जा सकता है, उनकी कॉल डिटेल तलब की जा सकती है, उनकी लिखा पढ़ी तलब की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कोर्ट में तलब की जा सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि परिवादी और एक्यूज्ड के बीच कब से जान पहचान थी, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा, किस तरीके से उनके लेन देन हुए, किस तरीके से उनके द्वारा राशि का ट्रांजैक्शन हुआ और उसके बाद किस तरीके से चेक पार्टी के पास गया। इन सारे मुद्दों पे, क्योंकि कई ऐसी बातें होती है जिसकी जानकारी केवल और केवल एक्यूज्ड और परिवादी को होती है, लेकिन एक्यूज्ड अपनी बेल करवाने के बाद कोर्ट में अपीयर नहीं होता है और अपने वकील साहब को सच नहीं बता पाता है। उस आधार पर परिवादी जो एक्यूज्ड के वकील है उनको आधी अधूरी और अपनी कल्पनाओं पर आधारित सवाल सामने वाले से करने पड़ते हैं। और एक होता है एक्चुअल बेस पे किए गए क्वेश्चन और एक होता है इमेजिनेशन के बेस पे किए गए क्वेश्चंस। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यदि आपके वकील साहब ने आपकी जमानत करवा दी है और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आ गई है तो आप अपने वकील साहब के पास बैठकर कम से कम ऐसे 100 क्वेश्चन तैयार करवाइए जो आपके वकील साहब जीरा के दौरान परिवादी से पूछेंगे। और उस जीरा के दौरान आप मौजूद रहिए, किस सवाल का जवाब सही दे रहा है, किस सवाल का जवाब गलत दे रहा है। आप अपने एडवोकेट साहब को लिखित में चिट्ठी बनाकर उस समय दे सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हैं उस मैटर में। यदि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रमाणित कर पाते हैं और पूरे प्रकरण के अंदर एक भी आप डाउट क्रिएट कर पाते हैं जहां पे यह लगता है कि परिवादी ने आपके चेक का दुरुपयोग किया है, मान लीजिए कि आप केस जीत गए, मान लीजिए कि आप केस जीत गए, आपके वकील साहब ने 91 की एप्लीकेशन लगाई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड की और सामने वाली पार्टी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है या वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आप केस जीत गए। तो 138 एनआई एक्ट के मामले में ये नहीं है कि एक्यूज ने चेक दे दिया मतलब उसको पैसा भरना ही है। बस एक्यूज की इतनी जिम्मेदारी है कि वह अपने वकील साहब के साथ बैठकर कम से कम उस मैटर में 100 क्वेश्चंस कम से कम तैयार करवाए। यदि आपको लगता है कि आपके बड़ी राशि का मामला है और आपका प्रकरण उलझा हुआ है और आपके वकील साहब तो तैयारी कर ही रहे हैं लेकिन आप किसी दूसरे वकील साहब की राय लेना चाहते हैं तो आप उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो, जो एफिडेविट फाइल हुआ है वो, जो साक्ष्य का एविडेंस का जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ है, साक्ष्य पत्र पेश हुआ है वो,
जो जो डॉक्यूमेंट एक परिवादी ने कोर्ट में फाइल किए गए हैं, एग्रीमेंट हो, फर्म के डॉक्यूमेंट हो, कोई एमओयू हो, चेक हो, रिटर्न मेमो हो, नोटिस हो, रिटर्न लिफाफा हो, कोई जो परचेस के बिल हो वो बिल हो, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट जो जो कि उन्होंने पत्रावली में लगा रखे, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले और अपनी पूरी स्टोरी तैयार करते हुए आप दूसरे एडवोकेट से मिलकर भी अपने क्वेश्चंस रेडी करा सकते हैं। यदि आप किसी 138 एनआई एक्ट के स्पेशलिस्ट एडवोकेट से मिलेंगे और वह जब आपको क्वेश्चन तैयार करके देंगे और वह क्वेश्चन जब आप अपने एडवोकेट्स को देंगे और आपके एडवोकेट्स के क्वेश्चन जब आपस में मिलेंगे तो उनको मिलाकर यदि आपके केस में परिवादी से कंप्लेंट की जाती है तो यकीन मानिए कि जीरा अधूरी छोड़ के बंदा भाग जाएगा और दूसरी बात कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि यहां तो वकील साहब दुर्गति कर रहे हैं, केस जीतना तो मुश्किल है और केस हार गए तो मतलब नहीं है, और उल्टे सीधे सवाल, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मैं कहां से उपलब्ध करवा पाऊंगा। यदि आपको लगता है कि आपके केस में आपके वकील साहब तो तैयारी कर ही रहे हैं, बड़ा मामला है, तो आप दूसरे शहर के भी किसी 138 एनआई एक्ट स्पेशलिस्ट एडवोकेट से विद डॉक्यूमेंट मिलकर आप अपनी पूरी स्टोरी उनको बताइए और उनको भी आप कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम दीजिए कि वह आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनाएंगे। हो सकता है वो खुद ही आपके लिए लीड करे या वह क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना के देंगे तो वह केस आप जीत जाएंगे। लेकिन यदि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने कोई गलती छोड़ दी तो दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपके खिलाफ यदि फैसला हो गया, आप अपील में चले गए, वहां पर आपको यह मौका नहीं मिलना है कि आप परिवादी से वापस जीरा कर सको। तो यदि आपको लगता है कि आपका मामला बड़ा है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आपको 138 एनआई एक्ट के स्पेशलिस्ट एडवोकेट से मिलकर डॉक्यूमेंट के साथ उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनवाने चाहिए ताकि आपको उस केस का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि हो सकता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ राशि आपसे लेंगे, लेकिन वो अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर आपके कंप्लेंट, आपके डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करेंगे, आपके केस का पोस्टमार्टम करते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे कि परिवादी कोर्ट से भागता हुआ नजर आएगा और लाखों रुपए का जो चेक बाउंस का मुकदमा है वहां आपको 1 रुपया भी राशि भरनी नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर दिए जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।